आज पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में हम जो शुरुआत करेंगे आपका यूपी टेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। यूपी टेट में जैसे जानते हैं कि आप पर्यावरण अध्ययन आपका जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पर्यावरण अध्ययन में हमें जो पढ़ना है वो क्या है आपका, सबसे पहले तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है। उसके बाद भूगोल पढ़ना है मुझे। भूगोल में जो होता है वो विश्व और भारत, भूगोल में विश्व और भारत से संबंधित जितने भी हैं भूगोल वो आपको पढ़ना है। और विज्ञान के अंतर्गत जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन उठाए जाते हैं यूपी टेट में। विविध में आपके अन्य चीज़ें भी आ जाएंगी। तो हमारा जो होता है ये पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विविध मिलाकर 70% तक क्वेश्चन आपका इसी से पूछ लेता है। ठीक, यानी ये दो चीज़ें अगर पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विविध पढ़ लिया जाए तो आपका 70% क्वेश्चन जो होता है वो क्लियर हो जाता है। और इसमें आपको विश्व से संबंधित जितने भी भूगोल के अंतर्गत आएंगे, भारत से संबंधित जो भी आपका आएगा वो आपके भूगोल में पढ़े जाएंगे। और भी इसमें जैसे संविधान हो गया, संविधान आपको पढ़ना है तो संविधान में आप जब मौलिक अधिकार हो गया, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ऐसी कई चीज़ें जैसे कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, अधिकार हो गया, हमारे कर्तव्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। संविधान भी पढ़ना है। तो 30% के अंतर्गत आपके पर्यावरण अध्ययन में आ जाएंगे। तो हम इसमें शुरुआत करेंगे बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता देखिए, इसको अगर हम दो भागों में ऐसे बांट दें तो जैव विविधता जो होगा आपका, तो जैव और विविधता, जैव मतलब जीव, जिनके अंदर जान होता है, सजीव होते हैं, वही आपके जैव कहलाएंगे। और विविधता मतलब जिसमें बहुलता हो, यानी जिसकी अधिकता हो, बहुलता या अधिकता हो, तो उससे हम विविधता कहेंगे। जैसे होता क्या है कि जीवों की, जैसे कोई आप खाली सा मैदान पड़ा हुआ है और उस खाली मैदान में आप कोई गड्ढा खन देते हैं या पोखरा उसको बना देते हैं, पोखरा बनाकर उसमें हम पानी डालते हैं, फिर मछली का पालन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उस पोखरे में मछली की अधिकता हो जाती है। तो जब मछली की अधिकता हो जाएगी या बहुलता हो जाएगी तो उसकी बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, यानी जैव विविधता वहाँ पर भी पाया जाएगा। ठीक, जहाँ पर कोई भी जीव जंतु हो जिसकी बहुलता या अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती हो या अधिक मात्रा में पाई जाती हो, तो वो आपके जैव विविधता कहलाते हैं। ये हो गया आपका जैव विविधता के बारे में। ठीक, इसी में देखिए जैव विविधता शब्द जो हुआ था, जैव विविधता शब्द आपका जैसे 1885 में, यानी 1885 ईस्वी में वॉल्टर जी रोजेन ने, WJ रोजेन भी किसी ने कहते हैं उनको, तो वॉल्टर जी रोजेन ने 1825 ईस्वी में जैव विविधता शब्द का उच्चारण किया, यानी शब्द को लाया। फिर 1886 में विल्सन ने क्या किया, उसकी संकल्पना की, यानी संप्रत्यय किया या उस शब्द को प्रस्तुत किया, यानी उसका नाम इन्होंने रखा लेकिन उस शब्द को प्रस्तुत किसने किया, विल्सन ने। तो 1885 ईस्वी में वॉल्टर जी रोजेन ने क्या किया था, जैव विविधता शब्द रखा था। और 1886 ईस्वी में विल्सन ने जो होता है उस शब्द को प्रस्तुत किया था। तो ये हो गया। यानी अब यहाँ से अगर हम जैव विविधता का डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो क्या हुआ कि विविधता मतलब एक एरिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ हो कुछ वहाँ हो। तो विविधता जो होगा आपका एक निश्चित क्षेत्र में, यानी कोई एक निश्चित एरिया होगा, एक निश्चित एरिया में जीवों की संख्या या बहुलता जो होगी वह आपकी जैव विविधता कहलाती है। यही देखिए एक हो गया कि एक निश्चित क्षेत्र में जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की अधिकता या बहुलता पाई जाती है या उनका अध्ययन किया जाता है तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। देखिए जैव विविधता की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ शर्तों को यदि पालन किया जाता है तभी आपका, जैसे शर्त क्या है जैव विविधता की, पहली शर्त तो ये जैव विविधता कहाँ होगा, तो उसका कंडीशन ये है कि जहाँ वर्ष भर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता हो वहाँ पर आपकी जैव विविधता होगी। ठीक, दूसरा क्या है, जहाँ वर्ष भर सबसे ज़्यादा बारिश होती हो वहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाएगी। अब ये नहीं कि जैसे यहाँ कह दिया गया कि जहाँ वर्ष भर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, तो वर्ष भर का मतलब पूरे सालों साल 12 महीना, ये नहीं कि मतलब 2 महीना गर्मी हो फिर 2 महीना सर्दी हो फिर 2 महीना बरसात हो, तो वहाँ पर नहीं, कंडीशन इसीलिए कह दिया पूरे वर्ष भर। तो जब पूरे वर्ष भर की बात करेंगे तो सालों साल आपका वहाँ टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी एक जैसा। और उसके बाद वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ 12 महीना होता ही रहता हो, वो आपका जैव विविधता की शर्त। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए तभी आपकी बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट होती है। चलिए अब हम ये देखिए एक छोटा सा गोला बनाए हैं,
पृथ्वी मानते हैं। ठीक, तो पृथ्वी में आप जानते हैं कि जैसे अब पृथ्वी को डिवाइड किया गया यहाँ पर, तो ये जो लाइन होती है, बस इसी को ध्यान है, इसी में सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो होगा आपका, ये पूरी लाइन जो बीचों बीच से इसे दो भागों में से डिवाइड किया गया है। तो आप जानते हैं कि जब हम कोई ग्राफ पढ़ते हैं या रीजनिंग ही आप पढ़ते हैं, तो ये आपका पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, और ये आपका उत्तर दिशा, और ये आपका दक्षिण दिशा होता है। ठीक, रीजनिंग में ये सब आप पढ़ते हैं। तो वही चीज़ जब इसको ऐसे दो भागों में इधर से इधर से डिवाइड कर दिया गया तो इसके 4 भाग हो गए। तो ये ऊपर वाला सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक, और ये देखिए इसको दो भागों में, यहाँ से ये लाइन जो होती है इसको दो बराबर भागों में जब डिवाइड करती है तो ये लाइन जो होती है आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये जो होता है ये 0 अंश पर होता है, ये 0 अंश पर होता है, यहाँ दिखाया गया है 0 अंश पर। तो 0 अंश से जो ये लाइन होकर जाती है जो इसको दो ध्रुवों में डिवाइड करती है, तो ये आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाता है। इसी को हम उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। यहाँ से जब मैथ की भाषा में से पढ़ेंगे तो 90 डिग्री होता है, तो ऊपर का 90 डिग्री और नीचे का 90 डिग्री। तो इस विषुवत रेखा के 23.5 अंश यहाँ पर ये लाइन जो खींची गई है, ये 23.5 अंश, 23.5 अंश पर इधर और 23.5 अंश पर इधर, ये हो गया। तो जब 23.5 अंश इधर हो गया और ये 66.5 अंश पर, और इधर भी ये 66.5 अंश दक्षिण ध्रुव पर, तो 23.5 अंश। तो जब सूर्य की किरणें, पहले तो इसके लाइन की बात करते हैं, जो 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश पर दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई हैं, उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं। तो 0 अंश से जब ये 23.5 अंश ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो लाइन हमने खींचा है इसे हम मकर रेखा कहते हैं, और ये 23.5 अंश जो उत्तरी ध्रुव की ओर खींचा गया उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो मुझे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही आपको देखना है कि ये जो सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, जब इसके एकदम सीधे में होंगी, जब सीधे में होंगी तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, डायरेक्ट उस चीज़ों पर पड़ती हैं। तो जब डायरेक्ट उस चीज़ पर पड़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा मतलब तापमान उसका क्या होगा, हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो जब ज़्यादा रहेगा तो इस स्थान पर क्या होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। और गर्मी को हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, उष्मा, और उष्मा को ही यहीं पर कह दिया गया, उष्ण कह दिया गया। तो यहाँ देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं। तो डायरेक्ट जब पड़ेंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इन दोनों स्थान को हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कह देते हैं। क्लियर। सूर्य की किरणें भाई जब डायरेक्ट आपके सर पे ऐसे आती हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, और उसी गर्मी को हम उष्मा, या उष्मा को उसी को हम उष्ण कहते हैं। तो ये आपका उष्ण कटिबंध हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ जब हम 23.5 अंश से 66.5 अंश के उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, या 23.5 अंश से 66.5 अंश के दक्षिणी ध्रुव पर हम जब जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये आपका 66.5 वाला जो होता है ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है। और ये जब हम दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं 66.5 अंश पर, तो अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। ठीक, यानी ये लाइन जो होता है अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा और ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है। इसके बीच में यहाँ से जब होता है क्षितिज, क्षितिज मतलब तिरछी, तिरछी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच में, तो यहाँ पर देखिए तिरछी पड़ेंगी। तो जब तिरछी पड़ेंगी तो जब डायरेक्ट नहीं जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब वहाँ पर शीत की मात्रा कुछ तो पाई जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो गर्मी था ही, और जब यहाँ से तिरछी लाइनें पड़ी या तिरछी सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो क्या होगा, यहाँ से गर्मी ज़्यादा थी, यहाँ पर गर्मी कुछ कम हो जाएगा, यानी ठंडकपन होगा। तो यहाँ पर ठंडकपन होगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, शीत हो जाएगा। और जब शीत होगा तो शीत को हम शीतोष्ण, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, शीत भी है उष्मा भी है, तो इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। और वही गणना यहाँ पर भी किया गया है। यहाँ से भी जब सूर्य की प्रकाश किरणें ऐसे तिरछी पड़ रही हैं तो यहाँ तो टेम्परेचर हाई था ही, और जब इधर तिरछी पड़ रही हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। तो जब कम हो जाएगा तो वहाँ पर भी ठंडकपन रहेगा, यानी शीत की मात्रा रहेगी। तो इस पार्ट को भी हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब किरणें यहाँ तक पहुँच गई, अब यहाँ पर क्या होता है,
ऊष्मा पहुंच ही नहीं पाती है। तो जब यहाँ ऊष्मा पहुंच नहीं पाएगी तो यहाँ वर्ष पर क्या होगा, एकदम ठंडी ही ठंडा रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर ऊष्मा नहीं पहुंच पाता या यहाँ पर इसका टेम्परेचर नहीं रहता है, गर्मी ज़्यादा नहीं रहती है या रहती नहीं है, तो यहाँ हमेशा ठंडा ठंडा यानी ठंडे वाले क्षेत्र रहते हैं उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। यहाँ सबसे 90 डिग्री पर जब हम पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो क्षेत्र होगा वह आपका शीत कटिबंध कहलाता है। एक चीज़ क्लियर हो गया अब आप पर। तो उष्ण कटिबंध जान गए कि जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो 23.5 अंश और 66.5 अंश तक शीत व उष्ण दोनों होता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि मतलब सूर्य अधिकतम 23.5 अंश पर ही चमकता है, ठीक, 23.5 अंश पर ही चमकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है और उससे नीचे नहीं जा सकता है, ठीक। यानी 66.5 से 90 अंश तक उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर शीत कटिबंध आपका रहता है। अब यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब यहीं पर अगर हम क्वेश्चन पूछें आपसे कि बताइए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, ऐसे ही पहले देख लीजिए। अगर हम यहाँ से, कहाँ से, 0 डिग्री से, यानी विषुवत रेखा से जब ऊपर की ओर जाते हैं यानी उत्तरी ध्रुव की ओर, या विषुवत रेखा से नीचे की ओर आते हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर, दोनों कंडीशन है, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, ठीक। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जब हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, मतलब जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी। बिल्कुल घटेगी। क्यों घटेगा, क्योंकि तापमान घट रहा है भाई, ठीक। विषुवत रेखा से जब हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे और विषुवत रेखा से जब हम दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं तो यहाँ देखिए टेम्परेचर हाई था, फिर उससे कम था, फिर एकदम मिनिमम हो जा रहा है। तो तापमान जब घट रहा है तो जैव विविधता भी घटेगी, ठीक। क्लियर हो गया। यानी जब पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र और स्थान, दोनों में देखिए अंतर है। क्षेत्र पूछे या स्थान पूछे, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र और स्थान दोनों चीज पूछेगा। तो जब स्थान पूछेगा तो आपको स्थान तो बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है और सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। भारत में अलग होता है और पूरे विश्व की बात करेंगे तो वो अलग होता है। तो सर्वाधिक विविधता वाला आपका देखिए तापमान तो घट ही रहा है, और जब इसी में उल्टा हम पूछ लें, अब यहाँ से देखिए अंदर आ रहा है, उत्तरी ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर है, दक्षिणी ध्रुव से जब यहाँ पर जाए, तो पहले देखिए यहाँ पर जब हमने कहा कि जब विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान आपका क्या होगा, घटेगा। तो जब तापमान क्या होगा, घट रहा है, तापमान घटेगा, ठीक। और जब तापमान घटेगा तो जैव विविधता कम होगा, जैव विविधता कम होगा, ठीक। यानी जब ऐसे ऊपर, चाहे ऊपर जाइए चाहे ऐसे नीचे आइए, दोनों कंडीशन में इधर भी आएंगे वही चीजें होगा। तो जब विषुवत रेखा से हम ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं, तो तापमान घटने के साथ साथ जैव विविधता भी कम होती चली जाती है। अब इसी में क्या होगा, जब हम दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं या उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं, तब वहाँ पर तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो जैव विविधता भी बढ़ेगी, दोनों अधिक होगा, ठीक। यानी अब ऐसे आ रहा है इस तरह से, ये कंडीशन हो गया, ठीक। यानी विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर जैव विविधता कम होती है क्योंकि तापमान घटता है, और विषुवत रेखा से दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, इसलिए उसमें जैव विविधता पाई जाती है। अब यहीं पर देखेंगे हम क्या कि भारत, ठीक, ऐसे होता है, यहीं पर आपका भारत ऐसे बना हुआ है, ठीक। ये इतना क्षेत्र है, ये केवल इतने क्षेत्र में। तो ये जो होता है ये आपका पश्चिमी कहलाता है। यहाँ साइड में बना दे रहे हैं, ऐसे साइड में बना दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए बना है, ठीक। तो ये ऐसे डिवाइड कर दिया गया, ये हो गया इतना भाग, केवल देखिए, और इधर का ये भाग देखिए, तो ये आपका पूर्वी घाट हो जाएगा और ये आपका
पश्चिमी हो जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी भाग हो गया। इसमें अगर हम ये पूछें कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान, तो आप जानते हैं यहाँ पर आपका केरल होता है। ठीक, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा हो गया? केरल हो गया। और ये केरल जहाँ पर है उसे हम क्या कहते हैं? शांत की घाटी कहा जाता है, शांत की घाटी। ठीक, यानी भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान, तो स्थान आपका केरल है। कहाँ है ये? शांत घाटी में। तो शांत घाटी में सबसे अधिक पाया जाता है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछ ले तो क्षेत्र तो भाई ये क्या है? पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक, दो क्वेश्चन इस मिल गया आपको कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान केरल, कहाँ? शांत की घाटी में। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र तो पश्चिमी घाट। ठीक, तो पश्चिमी घाटी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। ये हो गया। और आगे की चीजें जो हैं इसी में आपके कई क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब कोई क्वेश्चन जैसे इसी में पूछ लिया गया कि बताइए सबसे पहले जैव विविधता शब्द की खोज किसने की? तो वॉल्टर जी रोजेन ने किया। ठीक, और जैव विविधता शब्द को प्रस्तुत किसने किया? विल्सन ने प्रस्तुत किया। ठीक, और उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो होता है कितने डिग्री तक होता है या किन दो रेखाओं के बीच में होता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा। सबसे अधिक कहाँ होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध कितने डिग्री के बीच में होता है? तो 23.5 और 66.5 अंश के बीच में। नीचे भी 23.5 अंश और 66.5 अंश के बीच में होता है। ठीक, और 90 अंश पे आपका क्या हो जाता है? शीत कटिबंध हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी? तो जैव विविधता क्या होगी? जब नीचे नीचे आएंगे तापमान घटेगा तो घटेगी। यानी विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता जो होती है वो घटती चली जाती है। अगला क्वेश्चन फिर आपका हुआ दक्षिणी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता घटेगी कि बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित ही जैव विविधता भी बढ़ेगी। तो ये आपके इसमें से कुछ क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। इसी में कुछ क्वेश्चन और आपको हम बता देते हैं पर जैव विविधता से रिलेटेड ही। भारत में अगर पूछेगा जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट पर। ठीक, स्थान पूछ लेगा तो स्थान में आपका नाम केरल रहेगा। किस घाटी पर है वो? शांति घाटी पर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, उसके बाद कुछ आगे बताते हैं।